बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इस वक्त बात इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू होने लगी है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बाकी काम भी चलते जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरीके से, एक तो यानी कि जो ओवरऑल रास्ता बन रहा है, एक लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसका नाम होता है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, एक है पैरेलल टू वाई एक्सिस, दूसरा नाम इसका हो जाएगा वर्टिकल लाइन। जब आपको ऐसी लाइनों की इक्वेशन पूछी जाती है तो वेरी सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि एक एमसीक्यू खड़े खड़े आप बता सकते हैं जिस पॉइंट में से वो लाइन गुजर रही है, से वो पी ए बी में से गुजर रही है। अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहते हैं या हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं तो आपने वाई की कीमत लिख देनी है, और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस कहा या वर्टिकल लाइन कहा तो आपने एक्स की कीमत लिख देनी है, जिस पॉइंट में से वो लाइन पास कर रही है। और अगर आपके पास पैरेलल टू एक्सिस ना हो, इस तरह की इनक्लाइंड लाइन हो, जैसे यूं जा रही है, यूं जा रही है, या इधर को आ रही हो, ठीक है, तो फिर आपने वो फार्मूले लगाने की कोशिश करनी है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। इस वक्त पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरह की लाइनें, पैरेलल टू वाई एक्सिस इस तरह की लाइनें, और ये हैं इनक्लाइंड लाइंस जो टेढ़ी लाइनें खींची जा रही हैं। तो इनका अब आप फ़र्क देख सकते हैं। यहाँ क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस। अब देखिए, ये आपको पॉइंट दे दिया, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड स्लोप किसकी होती है? वाई एक्सिस की ही होती है, या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की। तो आंसर क्या आएगा? एक्स की कीमत। एक्स की कीमत यहाँ पे कितनी है? -8। तो जस्ट आप ये लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -8, दैट्स ऑल। अगर रह गया मसला, इसकी सिंप्लीफिकेशन करके आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता विद स्लोप 0 तो आप लिख देते y की कीमत y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, तो फिर आंसर आपका ये क्रिएट होता। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। पैरेलल टू एक्सिस ओरल आपको एक आंसर बता दिया कि ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ जी, उसके आगे दो लाइनों की स्लोप्स अगर m1 और m2 हो तो उन लाइनों के दरमियान एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये मेथडोलॉजी है। फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं L2, इसको हम बोल रहे हैं L1। तो L1 से L2 की तरफ एंगल रेलेवेंटली, अगर उसकी स्लोप m2 है, इसकी स्लोप का नाम m1 है, तो जिसकी तरफ एंगल बनाया जा रहा है उसकी स्लोप पहले लिखनी है फार्मूला यूज़ करते हुए। ये देखिए, m2 माइनस m1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये जो भी हैं। सो दैट्स ऑल। ये आपके पास स्लो एंगल फ्राम वन लाइन टू एन अदर, अगर उनकी स्लोप्स रेलेवेंटली मौजूद हों तो जिसकी तरफ एंगल बनाया जा रहा है उसकी स्लोप आपने पहले लिखनी है, माइनस सेकंड वाले की, और फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी ऊपर दी हुई हैं, 1 प्लस m1 m2। उसके बाद अगर अक्यूट एंगल की बात कर दी जाए, अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 से स्मॉलर हो। अगर किसी जगह अक्यूट एंगल की बात कर दी जाए तो यही फार्मूला लिखा जाएगा विद मॉडुलस नोटेशन। मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो ये आपके पास रास्ता है। अब अक्यूट एंगल के हवाले से फार्मूला वही, लेकिन मॉडुलस वैल्यूज़ के साथ। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है। इक्वेशन ऑफ दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें थ्रू आउट वेरिएबल की पावर सेम हो, राइट साइड 0 हो। जैसा कि देखिए, इस वेरिएबल की पावर 2, इन दोनों की मिला के इसकी 1 इसकी 1 2 हो गई। इस वेरिएबल की पावर 2, राइट साइड 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और जितनी वो पावर होती है सेम हर जगह, उसको उस होमोजीनियस इक्वेशन की
डिग्री कहते हैं। अब देखिए मैं एक और इक्वेशन लिखने लगा हूँ, 7x³ 9x² y प्लस 7xy स्क्र माइनस 30y³ इक्वल टू 0। इट इज़ आल्सो ए होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ मिलके 3 यहाँ मिलके 3 यहाँ 3, हर जगह वेरिएबल की पावर 3 है। सो इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ये जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। सिमिलरली इट इज़ ए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। लीनियर मीन्स वेरिएबल की पावर 1 1। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अब होमोजीनियस के हवाले से आप हर चीज़ क्लियर कर चुके। चलिए जी, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। वो दोनों लाइनें ओरिजिन से भी गुजरेंगी, ये ज़रा ध्यान रखना है। होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री की 2 वेरिएबल्स के साथ वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको एज ए रूल एज ए फार्मूला याद करना है। हाँ जी, उसके बाद 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ सेकंड डिग्री, ये जो अभी ऊपर 28 क्वेश्चन में बात हुई है, इसने 2 लाइनें बनानी है, ए पेयर ऑफ लाइंस। उन लाइनों की डिस्कशन अभी होने लगी है। वो लाइनें किस तरह की होंगी ये डिपेंड करता है इस बात पर, h² माइनस AB, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी ना ऐसे ही MCQ आ जाता है कि ये एक पेयर ऑफ लाइन मौजूद है जिस तरह के ये 27 में दी हुई है, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बता दें। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बता दें तो फिर क्या बताना है, h² माइनस AB, इसकी आपने सिर्फ वैल्यू बतानी है डिस्क्रिमिनेंट की। अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप कि ये डिस्क्रिमिनेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की कीमत पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से ये तो तय हो गया कि ये 2 लाइनें बननी हैं, ओरिजिन से पास करनी है। अब उन दोनों लाइनों की लोकेशन किस किस तरह की होगी। अगर ये h² माइनस AB ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है तो बोथ लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि दिखाई भी जा सकती हैं, 2 सेपरेट लाइनें होंगी। अगर यही आंसर h² माइनस AB इक्वल टू 0 आए, लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग है दोनों एक जैसी हो जाएंगी, दोनों सिमिलर हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी अगर ये 0 आ जाए। और उसके बाद h² माइनस AB अगर नेगेटिव आ जाए तो लाइन्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब दोनों को दिखाया नहीं जा सकता, इमेजिन किया जा सकता है। और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए तो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको सेंसलेस इशू नहीं रखना, बल्कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना है। कोई इनमें से इंफॉर्मेशन दे के इधर वाले MCQ पूछे जा सकते हैं, इधर वाली इंफॉर्मेशन दे के इधर वाले MCQ पूछे जा सकते हैं। गिवन लाइन से पूछा जा सकता है कि ये लाइनें कैसी हैं। ठीक है, आप फिर ये चीज़ कैलकुलेट करोगे। सो दैट्स ऑल। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से क्या पूछा गया। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर इमेजिनरी इफ़, तो कंफर्म हो गया ये। बाकी बातें अब आपके सामने हैं, ये रियल एंड कोइंसिडेंट, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर मैंने ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखा दिए, ये सारा कुछ लिख के भी दे दिया। मेन इक्वेशन इनकी बैक पर वही है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इससे ये फार्मूले बने हैं और वो फार्मूले आप आगे यूटिलाइज कर रहे हैं। चलिए जी, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स विच आर। अब देखिए वही क्वेश्चन दे दिया। अब आप यहाँ से a की, h की और b की कीमत निकाल के आपने यूं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का कोई आंसर आएगा, प्लस आएगा, माइनस में आएगा, 0 आएगा, जो भी आंसर आए उसके मुताबिक आपके पास ये डिसीजंस मौजूद हैं।
तो इन डिसीजंस को यूज़ करते हुए आप फैसला कर सकेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता दूं, हाउस ऑफ मैथमेटिक्स पर जो हमारी एक्सरसाइज 4.5 है, 4.5 है आपकी एक्सरसाइज, ये मैथ 12, उसके 4-5 लेक्चर अबाउट होमोजीनियस स्ट्रक्चर इकट्ठे करके दिए हुए हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिसमें ये तमाम MCQ, तमाम शार्ट क्वेश्चंस का सलूशन मौजूद है। जो बच्चा समझना चाहता है तो वहाँ से मज़ीद हेल्प ले सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर भी डिस्कशन जारी है। चलिए जी, 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर इफ़, ये देखें ना, ये इंफॉर्मेशन किस हद तक काम नहीं आ रही, यही स्ट्रक्चर है। अब आपके पास ये ऑप्शन है a + b = 0, तो यहाँ से क्या बनेगा, a = -b, ये ले a = -b, यानी कि ऐसे ही उठाने हैं क्वेश्चंस एग्जामिनर ने। चलिए जी, उसके बाद 32 क्वेश्चन आ गया, ABC वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल देन इट्स सेंट्रॉयड इज गिवन बाय। अगर आपको किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस बता दिए जाएं, अगर 3 वर्टिसेस बता दिए जाएं, एक वर्टेक्स को x1 y1, दूसरे वर्टेक्स का नाम x2 y2 और तीसरे वर्टेक्स का नाम x3 y3 रखा जाए, तो जो सेंट्रॉयड होता है, जो सेंट्रॉयड वो बनता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये आपके पास सेंट्रॉयड का फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप यहाँ से कीमत कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें ना, -2 -4 + 3 कितना हो गया, -3/3। इसी तरह 3 + 1 4 और 5, ये आगे आ गया 9/3। तो इस तरह से -1 और ये 3 आपका सेंट्रॉयड है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर फार्मूला। ये आइंदा के लिए याद रखिए। चलिए जी, ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हुए, द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, ये जो अभी पीछे गुजरा, tan phi = m2 - m1। अब आप इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, इसका नाम हो जाएगा m1 विच इज़ 2/3। कैसे बनी, ये y = mx + c वाला फार्मेट बना लिया, फिर ये चीज़ m हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ से भी आप ओरल निकाल सकते हैं, m2 वो बन जाएगी आपकी -3/2। अब एक 2/3 है, एक -3/2 है। ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत शायद महसूस नहीं हुई, ठीक है। वैसे ही दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको m1 × m2 का आंसर -1 मिल रहा है। उससे पता चल जाएगा लाइंस परपेंडिकुलर हैं या उनके दरमियान एंगल 90 का आ रहा है, π/2 का। और अगर कोई ये फार्मूला लगा भी बैठेगा तो उसका आंसर यूं बनेगा, tan phi = समथिंग डिवाइडेड बाई 0। ऊपर कुछ और आएगा, नीचे 0 आ जाएगा, जिसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे, और फिर phi = tan इनवर्स इन्फिनिटी। इसका आंसर भी आपके पास π/2 होगा। तो ये बातें ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुकी हैं, कि अगर कोई फार्मूला लगाने की कोशिश भी करेगा तो आपके पास इसी तरह का सेटअप उसको मिलेगा। चलिए जी, स्लोप ऑफ y एक्सिस शुरू में ही बता चुका हूँ, दैट इज़ इन्फिनिटी। जितना जितना अब काम बच्चा याद करता जा रहा है वो इंशाल्लाह इजी फील करेगा, उसको मसला नहीं आएगा। जो याद नहीं कर रहा वो थोड़ा टेंशन में होता है कि अभी क्या क्या रह गया। इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स, ये देखिए, जब आप इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, y + 4 × y - 4 = दिस, एक आंसर हो जाएगा y + 4, एक हो जाएगा y - 4। ये 2 लाइनें बनी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन दोनों लाइनों में y की कीमत लिखी गई है, दोनों लाइनों में आपकी y की कीमत लिखी गई है। याद है कुछ, ये देखिए,
जब y की कीमत लिखी जाए वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, जब x की कीमत लिखी जाए वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। अब y की कीमतें लिखी गई हैं, लाइनें अलग अलग हैं दो, तो फिर वो कैसी होंगी? दोनों लाइनें पैरेलल टू x एक्सिस होंगी। सो दैट्स इट, ये आपका आंसर है। इसी तरह बच्चे यानी कि याद कर सकेंगे सब कुछ। तो ये अभी जो पीछे स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात की, ये देखें मैंने सारे शुरू में बता दिए। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस 90 डिग्री, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस tan 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस tan π/2 इन्फिनिटी। ये याद करने पे डिपेंड कर रहा है ना कि जो बच्चा लेक्चर्स को साथ साथ रिवाइज कर रहा है इनको ही, तो उसी से मसले हल होते जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। जो वाई एक्सिस होता है ना, ये देखिए ये वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस में इक्वेशन ये होती है, एक्स की कीमत 0 होती है। आपने इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू लाइन, ये फार्मूला है। ये देखिए ये कोई पॉइंट है, ये आपकी कोई लाइन है, उससे पॉइंट पी लाइज, ये यहाँ से खैर उसने ये 42 पे आ जाइए, इनके एग्जैक्ट फार्मूला बनाया है। 42 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस इज। अब इस लाइन की जगह आपके पास ऊपर क्वेश्चन ये है और इधर आपके पास जो P है वो XY है। तो इस लाइन से इसका डिस्टेंस, क्या फार्मूला है? ये वाला पॉइंट उस लाइन में पुट कर दें, ये वाला पॉइंट उस लाइन में पुट कर दें। तो पॉइंट क्या है? X ही है ना, तो X की जगह पुट करेंगे, क्या आएगा? X। आगे पुट करने को कुछ भी नहीं, मॉड बटे के नीचे क्या आना है? जो x के साथ है उसका स्केयर, जो y के साथ है उसका स्केयर। तो x, ये देखें ना, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, इधर x के साथ 1 है, 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, स्केयर रूट। तो क्या बचा? ठीक है, ये आपके उस क्वेश्चन का सलूशन है जो इस जगह अप्लाई किया गया। इस तरह का मिलता जुलता काम और भी आएगा। फ़िलहाल ये डिस्टेंस फार्मूला तो क्लियर करें ना। ये वाला पॉइंट उस लाइन में पुट करना है, x की जगह x1 लगाया, y की जगह y1 लगाया, मॉड बन गया। नीचे जो x के साथ है उसका स्केयर, जो y के साथ है उसका स्केयर और स्केयर रूट। ये है डिस्टेंस फार्मूला ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। चलिए जी, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए ये लेक्चर बाइंड अप किया जा रहा है। इस लेक्चर के मुताबिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो थ्रू कमेंट्स रब्ता करें, अदरवाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में वीडियोस शेयर भी करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।